टेरेसा ई ब्रिटो, ये शायद किसी जगह का नाम है, मैंने पूरा अभी पढ़ा नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेविड गलियोथ के बारे में। डेविड गलियोथ कहानी है जब कमजोर लोग बहादुर लोगों के सामने, बहादुर नहीं, हाँ बहादुर, कमजोर लोग बहादुर से लड़ते हैं तो कैसे आप जीते हैं उनके सामने। इसको बेसिकली एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, हाउ टू अंडरडॉग्स कैसे जीतते हैं जायंट्स के खिलाफ। अंडरडॉग मतलब बेसहारा, बेचारा, जिसके पास रिसोर्सेस कम है, जो कमजोर है। और जायंट मतलब जिनके पास बहुत रिसोर्सेस है। और ये खाली लड़ाई झगड़े में नहीं, बिजनेस की दुनिया में या बड़े बड़े रेवोल्यूशंस में कैसे अंडरडॉग्स ने जायंट्स को हराया। तो उसकी जो हमारे पास कहानी पहुंचती है वो ये रहता है कि बहुत करेजियस थे। जैसे गांधी जी हैं तो बहुत हिम्मती थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, सुभाष चंद्र बोस। बट ये सब लोग अंडरडॉग्स थे, बेचारे थे अकेले, और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी थी कि वो हम भी उसको अपना सकें। इसके पहले थोड़ा सा मैं, इसको पढ़ने के पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। किताब मैंने खरीदना क्यों शुरू किया। किताब खरीदने की इच्छा तो मेरे पास बहुत दिन से थी, लेकिन पैसे नहीं होते थे। जब थोड़ा पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ, तब एक दिन मैंने लेक्चर सुना ओशो का, और मैं उसको सुनकर के शर्म आ गई मुझे। उनके एक लेक्चर में कहते हैं कि मुझे पढ़ने का शौक हुआ करता था, और इसीलिए मैं जब ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का टाइम आया तो मैंने सागर यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लिया, जबकि वो इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल कॉलेज नहीं था, लेकिन वहाँ की लाइब्रेरी सबसे बड़ी थी। चलो ठीक है, लाइब्रेरी सबसे बड़ी थी, बोलते हैं बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो खाली मैंने ही पढ़ी। तो मुझे लगा ठीक है, अच्छा है, पढ़ने में शौकीन थे। बोलते हैं लेकिन बहुत सी बुक्स वहाँ पर भी नहीं होती थी, तो मुझे खरीदना पड़ता था। तो कुछ कुछ किताबों को खरीदने के लिए मैं अपनी एक एक या दो दो महीने की सैलरी पूरी की पूरी देता था, एक किताब को खरीदने के लिए 2 महीने की सैलरी। मुझे लगा कि ये क्या बात है, अजीब बात है यार। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक खास वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, और वो वर्ड है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी? ये पहली बार मैंने वर्ड कहां, हम लोगों ने कहां सुना है? जनुगा में। बहुत खास वर्ड मुझे लगता है, क्योंकि लोग आमतौर पे इसके लिए यूज करते हैं ऊर्जा, आदमी की एनर्जी कैसी है। लेकिन एनर्जी लगता है जो कसरत कर रहा है, जो बॉडी बिल्डर है, उसकी भी एनर्जी है, या पढ़ने में बहुत तेज है, उसकी भी एनर्जी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ यूनिक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती कैसे है? आपके ज्ञान लेने से, आपके इमोशन के ड्रेनेज कम होने से। इमोशनल ड्रेनेज जानते हैं ना? जब हम दुखी होते हैं तो हमारा इमोशन ड्रेनेज होता है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको दिखाते हैं, तो कैसे दिखाते हैं? जैसे हमारे पास एक कोई मेहमान आ गया और उसको हम सोच रहे हैं क्या क्या बता दें, कोई जान पहचान है, हमारा दोस्त है, उसको बता दें, बहुत जरूरी नहीं फिर भी बता दें। तो अपनी खुशी जब ज्यादा जाहिर करते हैं तो उसमें भी इमोशनल ड्रेनेज होता है। तो जितना इमोशनल ड्रेनेज आपका होगा, उतना ही आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होगी। जितना नॉलेज, खाली किताबी नॉलेज रटा हुआ जिसको एग्जाम में दे सकते हैं वो नहीं, वो नॉलेज जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर मालूम पड़ गया कि यहां पर अगर मैं अल्ट्रासाउंड की प्रोब लगाऊंगा तो मुझे पथरी मिल जाएगी, तो ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको मैं एग्जाम में भी लिख सकता हूं और प्रैक्टिकली भी यूज कर सकता हूं। लेकिन एक नॉलेज ऐसा है कि मैंने पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, लेकिन उसको कहां यूज करना है अगर बच्चे से पूछेंगे तो बहुत बार बच्चों को नहीं मालूम होता। तो उस नॉलेज का भी छोटा मोटा रोल है, लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती है जब आपका नॉलेज इकट्ठा होता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो वो आई सेंटर का ग्रोथ होता है। ई सेंटर का जब कम होता है, इमोशंस का जब ड्रेनेज होता है, तब भी आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होता है। और एस सेंटर में जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं या सेक्सुअल थॉट्स में भी जाते हैं, बल्कि जनुका कहती है जब आप नाइटफॉल भी जब आपको होता है, नेचुरल नाइटफॉल, तब भी आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होता है। अब ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, सब हर बंदे में, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते।
नाइटफॉल मतलब रात को सोते समय स्पर्म्स निकलना। ये 10th के समय ही बच्चों को चालू होता है। मुझे इसके बारे में पता चल गया था 6th 5th में, लेकिन होता नहीं था। नाइटफॉल 10 15 16 साल के बच्चे से गर्ल्स को मेंसेस आते हैं, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गर्ल्स को, बॉयज को। ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का हिस्सा है। हमारे टेस्टिकल्स में स्पर्म्स बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, और काफी मात्रा में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने आप बाहर निकल के आते हैं। हम यूजुअली बॉयज को पता भी नहीं होता है कि जब पहली बार नाइटफॉल होता है। तो एक ये, उसी के साथ सेक्स, ये भी आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कम करता है। तो क्यों ओशो इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदते थे? महंगी किताबें नहीं खरीदते थे वो, उनको खाली भूख थी जानने के लिए। तो जब भी आप करियर के बारे में या लाइफ के बारे में सोचें और ये लगे कि यार मुझे डर लग रहा है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तो चिंता इसकी नहीं करनी है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। चिंता इसकी करनी है कि मैं पहले जान तो लूं कितना कंफ्यूजिंग वर्ड है, दुनिया कितनी कंफ्यूजिंग है। जितना कम जानते हैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है हम लोगों को, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। आज एक सज्जन हमसे बता रहे थे कि हम लोग सामने कुछ 8-10 दुकानें खरीद के चालू कर देते हैं एक सेंटर। तो मैंने, मेरी जान पहचान के हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है मेरे पास कितना पैसा है? तो हमको पता नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि एक सेंटर डालने के लिए, मेडिकल सेंटर डालने के लिए, अल्ट्रासाउंड सेंटर डालने के लिए कितना पैसा चाहिए? बहुत क्लियर आंसर नहीं था। तो एक ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मतलब एक अंदाजा लगाया कि 2 गाड़ी है, अच्छे मकान में रहते हैं, बैंक में कम से कम 10-15 लाख होंगे, इतने में तो अगर आ जाए तो हम एक बिजनेस चालू कर देंगे। ये एक अंदाजा है। तो ये अंदाजा जो है गलत अंदाजा है, क्योंकि अगर मुझे आप पूछे कि अल्ट्रासाउंड सेंटर डालने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो मेरे हिसाब से कम 3-4 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। बेसिकली कॉन्फिडेंस सही वर्ड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं? ज्ञान से। हिंदी में कुंडलिनी बोलते हैं उसको, कुंडलिनी। कुंडलिनी आध्यात्मिक शक्ति होती है, हमारे फिजिकल बॉडी की, मॉलिक्यूलर बॉडी की कंबाइंड एनर्जी। फिजिकल बॉडी की एनर्जी तो खाने से आती है, खाना खाते हैं तो बॉडी में जाकर के मसल्स बनते हैं, ज्यादा मसल्स होंगे तो ज्यादा फाइट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बॉडी की अपनी एक एनर्जी के लेवल होता है। कहा जाता है जब आप ध्यान करते हैं या जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी भी चीज पर, तो आपका मॉलिक्यूलर बॉडी का साइज ऐसे से वो भी ब्रीथ करता है, और वो ब्रीदिंग का डायमीटर बढ़ते जाता है। एक आदमी जो बहुत गहरा ध्यान करता है, उसका जो डायमीटर है मॉलिक्यूलर बॉडी का, वो तकरीबन 10-10 किलोमीटर तक फैलता है। उसका, उसकी ऊर्जा जो है वो फील कर सकते हैं 10-10 किलोमीटर तक, उसकी ऊर्जा का असर है। ये प्लस और माइनस का भी होता है। तालिबान में अगर उसामा बिन लादेन थे और वहां उससे पूरा का पूरा तालिबान परेशान था, तो वो उस बंदे की अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी था जो कि माइनस था। इसको आप इन्फेक्शन की तरह समझ लीजिए। एक हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर बीमारी ही बीमारी है। हॉस्पिटल किसी को बीमार करना नहीं चाहता, लेकिन वहां बीमारी फैली हुई है। ऐसे ही आप किसी के ऊपर अपना असर नहीं डालना चाहते, लेकिन आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी की ऑटोमेटिक असर होती है। अब जिस आदमी का जितना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है मॉलिक्यूलर बॉडी में, उतना ही असर होगा। तो किसी बड़े काम को करने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर में रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कितनी, क्योंकि हर बंदा जितनी उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उतना ही बड़ा काम कर पाता है। चाहे वो भिखारी भी हो तब भी उतना ही बड़ा काम कर पाता है। किसी भिखारी को जानते हैं जिसने बहुत बड़ा काम किया हो? भीख, एक्चुअल भिखारी धीरू भाई मानी तो बिजनेसमैन थे, बहुत गरीब थे, सही बात है। धीरू भाई मानी एक्चुअल भिखमंगा कोई जिसने पूरी जिंदगी भीख मांगा हो, कभी बिजनेस किया ही ना हो। चाय बेचते थे नरेंद्र मोदी। संत कबीरदास
जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे। गौतम बुद्ध पूरी जिंदगी खाली भीख ही मांगा उन्होंने, भिक्षु थे वो। कोई बिजनेस का हिसाब किताब नहीं था उनके पास। उनके जितने सन्यासी आते थे सब भिक्षु ही होते थे। ओशो भी जब बोलते हैं, जब मैंने छोड़ दिया अपना, नौकरी छोड़ दी उन्होंने, तो कोई हिसाब किताब बिजनेस का नहीं था, पैसे का। सब उनके आसपास के जो फ्रेंड्स थे, जो सन्यासी थे, वो टेक केयर करते थे। लेकिन वो रिजल्ट था एक आदमी की रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। मुझे लगा कि आशीष, अगर तुम्हें अपने काम को बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी पहले मॉलिक्यूलर बॉडी को बड़ी करनी होगी। तो ठीक है, इमोशन पे तो काम करेंगे, सेक्स पर भी हम फिजिकल लेवल पे काम करेंगे, लेकिन आई सेंटर पे कैसे काम करेंगे? तब मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, किताबें खोजते हैं। वो किताबें जो हमको समझ में आए। जो किताबें हमको समझ में आती हैं वो हमारा रास्ता है ज्ञान लेने का। हो सकता है ऐसी कोई किताब जो मुझे समझ में आती हो, आपको समझ में नहीं आती हो, तो वो आपका रास्ता नहीं, वो मेरा रास्ता है। इसको नेविगेशन बोलते हैं कि एक बुक पढ़ी, उसमें से कुछ समझ में आया, फिर उसी तरह की और कोई किताब खोजी तो इसमें से थोड़ा सा समझ में आया, फिर उसमें से थोड़ा सा समझ में आया, तो हमारे ब्रेन में एक जिगसॉ पजल को ठीक शेप बनाता है ब्रेन। और वो शेप आपको मॉलिक्यूलर बॉडी का एनर्जी बढ़ाता है, और वही आपको आसपास की चीजों का एक ज्ञान भी देता है। प्रायोरिटीज, सारी की सारी प्रायोरिटीज हैं, मैं उनको इनकार ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको घर छोड़ करके साधु बन जाना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो भी प्रायोरिटीज हैं उसको निभाते हुए अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ाना है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है सुबह उठना, ब्रश करना, मंजन करना, नहाना धोना, खाना पीना, उनको छोड़ा नहीं कभी हमने। घर में हस्बैंड वाइफ जब काम करते हैं तो उनकी दिनचर्या चलती है, लेकिन एक उसी प्रायोरिटी में एक बच्चा आ जाता है, और जब घर में बच्चा आता है तो सारी प्रायोरिटीज उलटफेर हो जाती हैं। हमारे लिए जो ढेर सारी प्रायोरिटीज हैं उसमें एक इसको भी डालना है कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को धीमे धीमे हम बढ़ाएं। एक्चुअली में क्वेश्चन कौन सा था हम लोग का, कि मैंने किताब क्यों खरीदना शुरू किया? तो इसीलिए किताब खरीदना शुरू किया ताकि मैं अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ा सकूं। ठीक है, इट्स नॉट बेसिकली बाइंग समथिंग, इट्स अबाउट व्हाट यू आर रेडी टू पे। आज मैं सुन रहा था ओशो को, तो बताते हैं कि किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उसने पूछा कि कृष्ण ने कहा है गीता में, गीता अत्यंत गोपनीय शास्त्र है, सीक्रेट नॉलेज है। तो अब तो सीक्रेट नॉलेज उन्होंने मना किया था कि दो मत, जब तक कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और गीता प्रेस गोरखपुर वाले तो उसको छाप छाप कर बेच रहे हैं। तब तो अत्यंत गोपनीय नॉलेज जो सीक्रेट है तो फैल गया। तो इसका क्या आंसर है? ऐसा, वो तो गोपनीयता खत्म हो गई। इसका एकदम अनएक्सपेक्टेड ज्ञान दिया उन्होंने, और ये खाली किताब से नहीं आ सकता। उन्होंने कहा किसी चीज को अगर आपको गोपनीय बनानी है तो उसको फैला दो। बोलता है आप अपनी वाइफ को दिन में कितनी बार देखते हो? क्योंकि आपके पास 24 घंटे है, वो गोपनीय नहीं रह गई। अब गीता जब छाप करके बिक रही है तो उसकी गोपनीयता खत्म हो गई। अब आपके पास किताब है, खोल के आपने पढ़ लिया, अब आपको उसमें से नॉलेज मिलता ही नहीं है। बड़ा कंफ्यूज हो गया, कैसे? बोलते हैं पुराने जमाने में जब गीता छपी नहीं थी तो लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या करते थे पता है? गुरुओं को खोजते थे। सुन लिया नालंदा में कहीं पर एक गुरु जी हैं, तो लोग तपस्या मतलब जाते थे उनके पास कि हम जा रहे हैं ज्ञान लेने। सबकी हिम्मत नहीं थी ज्ञान लेने की। तो बोलते थे, उस जमाने में जब लोग जाते थे ज्ञान लेने के लिए तो घर से विदा हो जाते थे, तो लोग रो धो लेते थे कि गया मेरा बेटा, अब कभी वापस नहीं आएगा। मालूम पड़ा 50 20 10 साल लग जाएंगे जाने में, 10 साल आने में। फिर वहां गुरु के पास बैठे, 20 20 साल लग जाते थे गुरुओं के पास ज्ञान लेने में। अब किताब आपके पास है, तो उससे किताब से ज्ञान नहीं मिलता, किताब से खाली आप अपने आप को ही समझते हैं। जो आप जानते हैं वही किताब में पढ़ लेते हैं, वो आपको अच्छा लगता है बस वही पढ़ते हैं, जो नहीं अच्छा लगता उसको आप एडिट कर देते हैं, ये मेरे काम का नहीं। अमेजिंग चीज थी मेरे लिए। तो किताब खरीदना या किताब बेचने की बात नहीं है, आप कितना अपने आप को किसी चीज को देते हैं।
जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो एक डॉक्टर की प्रायोरिटी क्या है? मरीज देखना, लोगों की जान बचाना। और जब लोगों की जान बचाते थोड़ा बहुत पैसा आ गया उसके पास, तो एक हॉस्पिटल बनाना। बट उस डॉक्टर की क्या ये प्रायोरिटी नहीं है कि अपनी मौत के लिए काम करे? वो भी तो मरने वाला है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती कैसे बढ़ती है? जब आप अपने आप को किसी चीज को देने को तैयार होते हैं, और कितना देते हैं उतना ही आप अपने आप को पाते हैं। आज मेरे डॉक्टर साहब मुझे बोलते हैं, सर आप अंडरवेट हो गए हैं। मैंने पूछा कैसे पता आपको? मैं तो एकदम स्वस्थ फील कर रहा हूँ। बोलते नहीं, आपका वजन कम हुआ है पिछले 1 महीने में। मैंने कहा वो तो इसलिए क्योंकि अब रिब्बी है नहीं, तो मुझे कोई डांट डपट है नहीं खाने के लिए। मैं तो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन मेरा क्या है? खाने को कम करने का एक्सपेरिमेंट क्या है? मैं अपने आप को एक प्रैक्टिस को दे रहा हूं। वो मेरा तरीका है अपने आप को देने का। और जब मैं उसको दूंगा तो उसका एक्सपीरियंस मेरे पास आएगा। ज़ेन योगा की किताब से मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा है। ज़ेन योगा की एक्सपेरिमेंट्स को करने से मुझे ज्ञान मिलेगा। नहीं समझे? मुझे मालूम पड़ेगा नहीं खाना है। हाँ, यस। लेकिन ऐसा होता है, लोग गीता पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। मैंने किताब कम से कम 20 लोगों को दी, उसमें से कुछ लोगों को पता भी है इसके बारे में, लेकिन कोई कोई प्रैक्टिस नहीं है। और खाली जो बोला है उसको अंधा सुपरस्टिशन की तरह फॉलो करना कि शनिवार के दिन नाखून नहीं काटना ना। हमको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज से क्या असर हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कि खाना नहीं खा रहा हूं या सेक्स नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मचारी बन गया, नहीं। उसका मेरे माइंड पर क्या असर है, उससे मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इन चीजों को चेक करना। दिस इज द वे यू गिव योर सेल्फ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसी से बढ़ती है। कहते हैं जिनोगा के हिसाब से, एक आदमी जब पैदा होता है और वही आदमी जब मरता है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत मिनिमल अमाउंट बढ़ती है, बहुत ही कम बढ़ती है। बहुत विरले होते हैं, कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, नानक हो गए, जो लोग आते हैं और बहुत ज्यादा एक लाइफ में रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ा के जाते हैं। तो ये साइंस ऑफ जिनोगा जो है उसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अंडरडॉग के बारे में जानना।